हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स का दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम सॉल्व कर रहे थे। और बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिया था। तो सर ये वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगे? बच्चों अगर आपको इस चैप्टर का पूरा लिंक चाहिए, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का चाहिए, बच्चों नीचे कमेंट किया हुआ है, ठीक है। कमेंट मैंने जो किया है वो उसको मैंने पिन भी कर दिया, तो जो पिन कमेंट है उसमें रीड मोर पे आप क्लिक करिए, आपको बच्चों पूरा सिलेबस वहां पे मिल जाएगा। वहां पे आप लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे बच्चों क्लिक करिए, तो आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। नहीं कि इसके पहले जो 3 पार्ट्स आ चुके हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे पूछे हैं सर कहाँ से स्टार्ट करें, हमें पता नहीं है। तो बच्चों ऊपर अगर आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे, नीचे जो पिन कमेंट है तो ऊपर जो आ रहा होगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वहां पे बच्चों क्लासेस कराई गई हैं, तो पहले उसको अच्छी तरीके से कर लीजिए क्लासेस, तभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। शॉर्ट में लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर को ना पढ़ें, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्लास भी कराई हुई, पहले उसको अच्छी तरीके से करिए। वहाँ 21 to 22 लेक्चर्स हैं बच्चों के, उसको करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए, ठीक है। ये नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों को तो पता ही है कि पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, ठीक है बच्चों। तो जाइए नीचे सिलेबस चेक करिए, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, जाओ नीचे चेक करो। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर इन्होंने ये हमको इनपुट दे दिया है, इनपुट मतलब फिगर दे दिया है। ये बताना चाहते हैं कि भाई हम जो रे डाल रहे हैं वो कहां पे डाल रहे हैं, वो जो रे इंसिडेंट हो रही है वो फोकस से पास हो रही है, ठीक। अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा, आप बताओ बच्चों, क्या पढ़ा है आपने क्लास में? अगर कोई रे फोकस पे गिरती है तो वो क्या हो जाती है बताइए? कॉन्वेक्स लेंस है ना ये, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? बहुत ईजी है। देखिए बच्चों, ये आपने नहीं पढ़ा है, देखिए ये ऐसे कोई भी रे अगर ऐसा फोकस पे जाती है तो क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ओके, क्या वीडियो नहीं आ रहा है? क्या वीडियो नहीं आ रहा है? नेट चला गया आपका? आ गया? आ रहा है? आ गया? चलिए, तो बच्चों देखिए फोकस से जाती हुई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ऑप्टिकल सेंटर है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये अब बताइए ऑप्शन ए बी सी डी दिए, मैं बताइए ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है बच्चों? ध्यान से चेक करिए, बिल्कुल सही बच्चों, ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज देखिए फोकस से ये जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ऑप्शन बी में बच्चों क्या प्रॉब्लम है बताइए? ये फोकस से गई और ये वापस दूसरे वाले फोकस से चली गई, सेकंड फोकस से, ऐसा तो होता नहीं, तो ये ऑप्शन बच्चों रॉन्ग है। उसके बाद ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में तो बहुत ज्यादा बच्चों प्रॉब्लम हो गई है। रिफ्लेक्शन होना है तो पता लगा रिफ्लेक्शन ही करा दिया इन्होंने, यहां पे गई ये और ये देखिए वापस हो गई। अरे भाई यहाँ पर ये ग्लास है ना, पूरा लेंस पूरा ग्लास का बना होता है, तो पार हो जाना चाहिए था, रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए था यहाँ पर, मतलब लाइट की डायरेक्शन में भी चेंज आना चाहिए, लाइट की रे के डायरेक्शन में भी चेंज आना चाहिए था, उसके स्पीड में भी चेंज आना चाहिए था। और ये क्या हुआ, इसने तो डायरेक्शन, ध्यान से चेक करो बच्चों, डायरेक्शन बच्चे बोलेंगे सर चेंज तो हुई, यहाँ चेंज हुई है लेकिन रिफ्लेक्शन टाइप का लग रहा है, तो बिल्कुल हो नहीं सकता। बच्चों देखिए कंफ्यूज भी बच्चों को किया जा रहा है, कैसे? ये फोकस से जा रही है और जब ये लौटते हुए दिखाई गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है ये, ठीक है। बट ऐसा नहीं चलेगा बच्चों, अब इसको अपनी डायरेक्शन नहीं खोनी है, ये तो उसी डायरेक्शन में पैरेलल होनी चाहिए थी, ये ऐसे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी में आ जाइए, ये देखिए ये तो फोकस से निकल रही है और सीधे चली जा रही है, यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा तो कभी होता नहीं बच्चों की फोकस से जाए और स्ट्रेट निकल जाए, है ना, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती थी वो स्ट्रेट निकल जाती थी, है ना, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहां पे हम ऑप्शन ए में टिक लगा देते हैं। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। आप मेले वेले में गए होंगे बच्चों, मैजिक मिरर दिखाते हैं, ठीक है, बोलते हैं सामने खड़े हो जाइए, और कोई पोर्शन बड़ा दिखाई पड़ता है, कोई छोटा हो जाता है, हमारी बॉडी का कोई पोर्शन कोई वैसा ही रहता है, तो कुछ वही कुछ बताया जा रहा है, बात समझिए। कह रहा चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। अब ये जो मैजिक मिरर होता है बच्चों, ये बहुत सारे मिरर्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें एक मिरर नहीं लगा होता है, इसमें कॉन्वेक्स भी लगा हो सकता है, कॉनकेव भी, प्लेन भी, है ना। तो क्या ऑर्डर होगा उसका, वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसके लिए हिंट दी हुई है, कुछ बातें हमसे करी जा रही हैं। क्या कह रहा है? शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। ओके बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये हम बच्चों यहाँ पे ऐसे मिरर बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे वो बच्ची खड़ी हुई है, ठीक है, ये ओके, थोड़ा सा इसका डायग्राम अच्छा सा बना लेते हैं बच्चे का समझने के लिए, इसको दिल पे मत लेना, ठीक है, जैसे तैसे बन गया ये, ठीक। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है कि शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, तो बच्चों उसका जो हेड है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये बड़ा दिखाई पड़ता है, तो ये हेड की इमेज ये ऐसे आ गई, हेड बड़ा हो गया, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एंड द मिडल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज। ये देखो बच्चों ये मिडल पोर्शन है, ये मिडल पोर्शन एज इट इज रहेगा, तो ये जैसा यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये
लगभग उतना ही बड़ा रहेगा। मिडिल पोर्शन जो है ये देखिए, ये मिडिल पोर्शन वैसा ही रहा लगभग, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। एंड दैट ऑफ द लेग्स स्मॉलर, अब इसके पैर जो है बच्चों वो छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, ये ऐसे, ठीक। तो इस लड़की की इमेज ऐसी दिखाई पड़ रही है, कैसी? हेड हो गया बिगर, बड़ा हो गया हेड, सर उसका बड़ा दिखाई पड़ रहा है, मिडिल पोर्शन सेम साइज का है, और जो लेग्स हैं वो कैसे हो गए? छोटे। अब एक बात बताओ बच्चों, आपको याद होगा हेड बड़ा हो जा रहा है उसका, बड़ा प्लेन मिरर में तो होता नहीं है, ठीक है। हमने आपको पढ़ा था मेकअप मैन मिरर, क्या होता था मेकअप मैन मिरर? कॉनकेव मिरर। जब कॉनकेव मिरर में हम लोग पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते थे, तो देखिए मैं आपको बच्चों दिखा देता हूँ फटाफट। कॉनकेव मिरर का ये वाला केस याद है ना? कॉनकेव का आपको डायग्राम दिखाते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव में कुछ ऐसी कंडीशन होती थी, देखिए कॉनकेव मिरर आपका होता था, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका पोल है और ये अगर आपका फोकस है, और जब हम ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखते थे ऐसे, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। तो पॉइंट ए की इमेज बनाओ, कैसे बनेगा? ए से निकलने वाली रे, पैरेलल रे निकालो, ये आपकी ऐसे फोकस से पास हो जाएगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरी रे बच्चों आप एक काम कर सकते हो, मान लो यहाँ पर फोकस है और यहाँ क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो दूसरी रे अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने पे ले जाओ, मतलब ये ए से निकली, ऐसे यहाँ से मिरर से टकराई और इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज ये किसके निशाने पे? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने पे, सब हमने आपको क्लास में बताया है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगी, इसको बैक ट्रेस करोगे तो ये बिहाइंड द मिरर पॉइंट ए की इमेज यहाँ मिलेगी आपको ए डैश पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको बी डैश मिलेगा। यानी कि ये जो ए बी है बच्चों, ये हेड है किसका? इस लड़की का हेड है ये, और इसका हेड कैसा दिखाई पड़ रहा है? आप वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बिगर। तो देखा आपने, इसका मतलब ऊपर क्या लगा होगा बताइए? सबसे टॉप पे लगा होगा मेरे ख्याल से बच्चों कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर लगा होगा सबसे टॉप पे, और ये जो लड़की का हेड है ये मिरर के पोल और फोकस के बीच में आ रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। अब देखते हैं बच्चों मिडिल में क्या होता है बताइए। मिडिल में इसकी बॉडी का जो साइज है बच्चों वो सेम रहता है, ये सेम साइज हो गया मिडिल वाले पोर्शन का। एक बात बताइए बच्चों, सेम साइज का हमको इमेज कब मिलता है? तो जवाब है सेम साइज का हमको मिलता है प्लेन मिरर में। अब बच्चे बोलेंगे कि सर वो तो कॉनकेव में भी मिलता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा रहता है। हाँ भाई, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हमको हिंट मिल गया कि ऊपर कॉनकेव मिरर लगा हुआ है तो अब दोबारा कॉनकेव क्यों नीचे लगा होगा? आप ध्यान चेक करो, अगर लग जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होने का विषय है। ये भी शायद बड़ा हो जाए, लड़की अगर आगे पीछे होगी थोड़ी सी ऐसे आगे पीछे हो सकती है, उसमें बच्चों फिर बहुत लफड़ा है, उसका फोकल लेंथ वगैरह सब कुछ मेजर करना पड़ेगा, तो वो सब हम डिस्कस नहीं करें। अगर आप ऑप्शन भी देखें बच्चों, ठीक है, तो देखिए कॉनकेव के बाद आपको प्लेन मिल रहा है, कहीं कॉनकेव के बाद आपको कॉनकेव नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई यहाँ पर क्या होगा, प्लेन मिरर होगा। प्लेन मिरर में बच्चों आपको हमने पढ़ाया था क्या कि ऐसा अगर प्लेन मिरर है देखिए, तो जितनी डिस्टेंस पे बच्चों, जितनी डिस्टेंस पे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर इससे एक्स डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों ए बी, तो इसका इमेज भी बिहाइंड द मिरर एक्स डिस्टेंस पे ही आपको मिलेगा। यहाँ पर ए डैश बी डैश वर्चुअल होता है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, याद है ना आपको, ये एक्स डिस्टेंस पे, तो ये भी एक्स डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर मिलेगा, ठीक है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा। तो यहाँ बच्चों प्लेन मिरर लगा होगा बीच में, और सबसे नीचे बच्चों बताइए कॉन्वेक्स मिरर लगा होगा, है ना। क्यों कॉन्वेक्स मिरर लगा होगा बच्चों? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर का हमने आपको बच्चों केस पढ़ाया था, याद करिए। कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों दो ही तो केस होते थे, एक बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, और एक बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी वाला केस ना डिस्कस करके अगर हम पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दें, तो ये ऑब्जेक्ट ए बी अगर रखा हुआ है, ठीक है, और इसका फोकस बच्चों यहाँ कहीं होता था, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होता था, तो अगर पैरेलल रे आएगी तो ये टकरा के आते हुए कहाँ से नजर आती है, फोकस से, ये ऐसे, ठीक। उसके बाद अगर हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने पे ले जाएं, ये ऐसे, ये, तो ये रिफ्लेक्ट होके इसी पाथ पे आ जाती थी वापस, याद है। तो इसको बैक ट्रेस दोनों ऑटोमेटिकली हो गई, यहाँ पे मीट कर रही हैं बच्चों। तो पॉइंट ए का जो इमेज बनेगा ए डैश यहाँ पर बनेगा, और ये बी का यहाँ पर बनेगा ए डैश बी डैश। तो देखा आपने कि ये उसके लेग्स हैं ए बी, और ये छोटे हो गए कॉन्वेक्स मिरर में। इसका मतलब नीचे क्या लगा हुआ है बताइए, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो मैजिक मिरर है बच्चों, ये 3 मिरर का कॉम्बिनेशन है, 3 मिरर्स का कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आप देख लो बच्चों, ये ऑप्शन आपको कहीं मिल रहा है, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स। यस, ऑप्शन सी इज द बच्चों करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए हो नहीं सकता, प्लेन ऊपर हो नहीं सकता है क्योंकि उसका जो हेड है वो बड़ा दिखाई पड़ रहा है, प्लेन में तो इक्वल साइज दिखाई पड़ता है। ऑप्शन बी भी बच्चों चला गया क्योंकि हेड उसका छोटा थोड़ी ना हो गया, हेड अगर छोटा हो गया तब तो हम इसको कंसीडर करते कॉन्वेक्स को, ये भी नहीं होगा।
सबसे टॉप पे कॉन्वेक्स लगेगा नहीं, हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी, तो लाइट रेस कहाँ से आएंगी, इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से आती हुई लाइट रेस पैरेलल होती हैं, आपको पता है, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, ओके, बहुत छोटा बनना है बच्चों इमेज और पॉइंट साइज बनना है। तो अब यहाँ पर बात ये नहीं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखिए बच्चों एक बात बताऊँ आपको, कोई भी हो, आपका चाहे मिरर हो और चाहे आपका लेंस हो, आप उठा के सारे केसेस पढ़ चुके हो, आप देख लो, आपका चाहे लेंस हो चाहे आपका मिरर हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर इन्फिनिटी पे बच्चों ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड होती है और पॉइंट साइज होती है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, इसमें कुछ देखने सुनने वाली बात है नहीं। कॉनकेव मिरर में याद करिए क्या होता था ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है बताइए, ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है कहाँ, इन्फिनिटी पे, है ना। तो इन्फिनिटी से बच्चों आती हुई रेस, क्लास में भी हमने आपको अलग तरीके से पढ़ाया है और ये वाला तरीका भी हमने आपको बात में कई बार बताया हुआ। देखिए जरा, ये पैरेलल आ रही है रेस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है, ये देखिए ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, और ये पैरेलल रेज आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ मीट करेंगी बताइए, फोकस पे, बताइए यहाँ पर मीट कर रही है। तो जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज कैसे बनेगी, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, याद है, ये हो गया आपका कॉनकेव का। उसके बाद कॉन्वेक्स में बच्चों क्या होता था, याद करिए, ये देखिए ये कॉन्वेक्स बच्चों मिरर है, आपको कल भी मैंने बताया था, जब आप ट्रैफिक में कहीं पे फंसे होते तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो पॉइंट साइज, इन्फिनिटी पे तो नहीं होता है वो, जो हमारे आसपास गाड़ी होती है, बहुत दूर अगर बच्चों कोई गाड़ी होगी हमसे, बहुत दूर अगर कोई गाड़ी होगी तो वो इन्फिनिटी जैसा बिहेव करेगी, उसकी इमेज कैसी बनती है, पॉइंट साइज, है ना। तो याद होगा बच्चों आपको भी इसमें, और यहाँ कहीं इसका फोकस होता था, तो जो पैरेलल रे आती थी बच्चों ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आते हुए नज़र आती थी, ये फोकस से, मान लो फोकस चलो यहाँ है, ठीक है, तो ये वाली भी ऐसे जो आएगी और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आते हुए अपीयर होती है हमको, फोकस से, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज यहाँ फोकस पे बनेगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आप उठा के देख लें कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से चेक करिए, लेंस है बच्चों, सभी को पता है, ऑप्टिकल सेंटर है ये, ठीक है। और अगर पैरेलल रेज आ रही कहीं से बच्चों इन्फिनिटी पे, आपको याद होगा, तो ये रहा इसका फोकस, ये कॉनकेव इसको ऐसे डाइवर्ट कर देता था बच्चों, याद होगा आपको, और इसको अगर हम बैक ट्रेस करते थे तो ये कहाँ मीट करते थे, दोनों रेस पैरेलल आते हुए रेस फोकस से आते हुए नजर आते थे, है ना। तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। और इसके बाद बच्चों अगर आप बात करें किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों यहाँ पर रहा देखिए फोकस, अगर ऐसे पैरेलल रेज आती थी, ठीक है, कॉनकेव आपका डाइवर्स करता था तो वो आते हुए कहाँ से नजर आता था, फोकस से, है ना। यहीं पे इमेज बनती थी, कैसी होती थी, ये वर्चुअल होती थी, ठीक, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती होगी, है ना। और यहाँ पे अगर आप ध्यान चेक करें बच्चों तो यहाँ रियल इमेज बनती है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, पैरेलल आती है इन्फिनिटी से आती हुई रेस को ऐसा कन्वर्ज कर देता है, कहाँ पे, फोकस पे, ये कोई डाउट है बताइए, हाँ। तो इसलिए बच्चों ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉनकेव मिरर ओनली इन्होंने लगा रखा है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सिर्फ कॉनकेव में हो, कॉन्वेक्स में, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में ही ऐसा होता हो। सभी तरीके के लेंस, सभी का मतलब जो भी हमारे सिलेबस में दोनों तरीके के लेंस में होता है और दोनों तरीके के मिरर में ऐसा होता है, क्या कि जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज हमको हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज मिलता है। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट ए लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों देखते हैं हम पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द डिवाइस विच यूज एज स्फेरिकल मिरर और लेंस इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो बच्चों देखिए कुछ केसेस आपको दिए हुए हैं, तो इन केसेस में हमको डिवाइस का नाम बताना है, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज एज स्फेरिकल मिरर और लेंस। अब देखिए ये डिवाइस वाइज शब्द लगा दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए मान लीजिए कि कुछ भी बन रहा है, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कार की, ठीक है, तो कार में आप कॉन्वेक्स लगाते हो कि नहीं लगाते हो, रियर व्यू मिरर में, है ना, याद है आपको, जिससे कि पीछे का ट्रैफिक आपको दिखता है। तो बताइए कार का ये जो रियर व्यू मिरर है आपका, ये डिवाइस ही तो है, एक तरीके का कार का पार्ट ही तो है। तो वो बस इतना आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई ये डिवाइस बना रहे होंगे तो नीचे दिए गए जो भी केसेस होंगे उनके लिए आपको स्फेरिकल मिरर यूज़ करना है या स्फेरिकल लेंस यूज़ करना है। और अगर स्फेरिकल मिरर यूज़ करना है बच्चों तो कौन सा स्फेरिकल मिरर यूज़ करना है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, और अगर स्फेरिकल लेंस यूज़ करना है तो कौन सा यूज़ करना है। स्फेरिकल लेंस में आपका कौन कौन से आपको पढ़ाए गए, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, बात समझ में आई कि नहीं। तो बच्चों एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज एज अ स्फेरिकल मिरर और लेंस इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन ईच केस। ध्यान दें,
इमेज फॉर्म कैसा है बताइए, वर्चुअल एंड इरेक्ट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा है, इरेक्ट का मतलब तो इमेज भी आपको सीधा मिलना चाहिए। आइए देखते हैं बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं मतलब पार्ट ए कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस। बच्चों ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस मतलब जो भी डिवाइस होगी, अब डिवाइस क्या होगी बच्चों, तो आपको पता है या तो स्फेरिकल मिरर होगा या तो स्फेरिकल लेंस होगा। स्फेरिकल मिरर में भी दो तरीके के मिरर हैं, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, और स्फेरिकल लेंस में भी दो तरीके के आपके लेंस है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। ठीक है बात समझ में? तो वो ये पूछ रहे हैं बच्चों, डिवाइस जैसे ही वो बोला करें आप तुरंत समझ जाया करिए कि या तो स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा है या तो स्फेरिकल लेंस की बात कर रहा है, ऐसे आप सोचा करिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बच्चों कहाँ रखा है बताइए, फोकस और डिवाइस के बीच में। इमेज फॉर्म्ड कैसा है बच्चों बताइए, एनलार्ज है और बिहाइंड इट है। बच्चों बहुत इजी केस है, मेकअप मैन मिरर, कॉनकेव मिरर, भाई चेक करो, बना के दिखाऊंगा तब चेक होगा क्या। देखो ये आपका बच्चों कॉनकेव मिरर जो होता था, याद करिए, यही कॉनकेव मिरर एज अ डिवाइस काम करेगा, यही स्फेरिकल मिरर है, चेक करो, ये डिवाइस हो गई आपकी, ये डिवाइस का पोल हो गया, ठीक। और यहाँ बच्चों कहीं फोकस होता था, याद करिए, और ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। और अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे बताइए बच्चों, पोल और फोकस के बीच में भी, कहीं पे भी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी रखा हुआ है, ठीक। तो इसकी इमेज कहाँ बनती थी बताइए, बिहाइंड द मिरर बनती थी कि नहीं बनती थी? कैसे बनती थी सर? ऐसे बनती थी कि ए से आप एक रे लाते थे पैरेलल, और वो कहाँ से निकलती थी आपकी, फोकस से, और दूसरी रे बच्चों ये ए से निकलती हुई दूसरी रे आप कौन से निशाने पे रखते थे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने पे, है ना। तो इस निशाने पे ले जाते हुए बनाओ, ये देखो यहाँ से निकली, यहाँ पे टकराई मिरर पे, ऐसा टकरा के रिफ्लेक्ट हुई, और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों रेस को बैक ट्रेस करते थे, कई बार मैं बच्चों इसको करा चुका हूँ। तो ये देखिए पॉइंट ए की इमेज यहाँ पर मिली आपको ए डैश पे, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बी। तो ये देखिए ए डैश बी डैश आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है बच्चों, बिहाइंड द मिरर है, चेक कर लीजिए। बिहाइंड द मिरर मतलब बिहाइंड द डिवाइस है, भाई ये डिवाइस है ना, ऐसे हाथ में पकड़ लोगे तो ये डिवाइस हाथ में आ जाएगी आपके, भैया हार्डवेयर है, ठीक है। तो इसके बिहाइंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताइए। तो ये चीज़ बच्चों आपको प्राप्त करने के लिए, ऐसा लाने के लिए जो इन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर, ठीक है। सॉरी पोल और फोकस कह रहा हूँ, फोकस और डिवाइस, तो ये डिवाइस का जो सरफेस होगा वहीं पे तो पोल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पोल और फोकस के बीच में रखना है, और इमेज कैसी बननी चाहिए, एनलार्ज बननी चाहिए, बिहाइंड इट। तो बच्चों इसका आंसर है पार्ट 1 का क्या, कॉनकेव लेंस मत लिख देना, कॉनकेव मिरर। ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट बी देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज। बच्चों ध्यान दें, इमेज कैसी है, एनलार्ज है, मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना उधर ही इमेज बन रहा है बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्वेक्स लेंस का केस है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते थे, याद होगा आपको शायद, एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। पोल कह रहा हूँ, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर। तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, जिसको आप ओ से दिखाइए या सी से दिखाइए बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ कहीं आपका लेट अस अज्यूम यहाँ कहीं फोकस है, सही है, ये आपका फर्स्ट फोकस, और ये आपका इतनी ही डिस्टेंस पे ये सेकंड फोकस है आपका, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब हम लोग यहाँ ऑप्टिकल, देखिए एक बात बताइए बच्चों, देखिए ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसी मतलब देखिए बात समझिए कि डिवाइस से जब आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो डिवाइस का मतलब क्या, डिवाइस की पोजीशन कहाँ मानी जाएगी, इस लेंस की पोजीशन कहाँ मानी जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर पे ही तो मानी जाएगी, है ना। ये सब हम क्लास में आपको बता चुके हैं। तो देखिए बच्चों ये हमने रखा ऑब्जेक्ट को, सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट ए बी, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी है, इसको हमने रखा कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में। अब इसकी इमेज बनाने के लिए क्या करें बच्चों, एक काम करते हैं, एक रे हम ले जाते हैं कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये देखिए, ये हम प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल ले, तो ये पैरेलल लेगा, तो ये कहाँ से पास होगी, आफ्टर द रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो गई, फोकस से। और बच्चों दूसरी रे हम कहाँ से पास करा सकते हैं बताइए, ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करा सकते हैं, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो सीधे निकल जाएगी, ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से अगर आप आइज़ लगा के बच्चों देखेंगे तो इसको बैक ट्रेस करेंगे, तो ये देखिए इसको हमने किया बैक ट्रेस, ये ऐसे, और ये वाली जो है ऑप्टिकल सेंटर जा रही थी, इसको भी हमने बैक ट्रेस किया।
तो ये यहाँ कहीं मीट करेगा, पॉइंट ए की जो इमेज है यहाँ मिल जाएगी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बी की जो इमेज है यहाँ मिल जाएगी बी डैश पे, यहाँ ए डैश बी डैश। तो देख लीजिए बच्चों आपकी जो इमेज है वो कैसी हो गई, एनलार्ज हो गई, यही इमेज है आपकी, ये एनलार्ज हो गई। और क्या है बच्चों, ये कैसा है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब लेंस के लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट रखा था तो लेंस, ये लेंस है और लेंस के लेफ्ट हैंड साइड ही इमेज आपकी बनी है। बात समझ में आई कि नहीं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। डिवाइस का नाम क्या है यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कर लीजिए। हाँ, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट सी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द इन्फिनिटी एंड डिवाइस। देखो बच्चों जैसे ही ऐसा इन्होंने बोला, आगे भी पढ़ लीजिए, कह रहा है इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, इमेज जो है डिमिनिश्ड हो जाती है, छोटी हो जाती होगी, काफ़ी छोटी हो जाती है, एंड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो बच्चों ये जो बात इन्होंने बोल दी बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, पता है मुझे यहाँ से बच्चों हिंट मिल गया कि ऑप्टिकल सेंटर बोला है, होगा तो ये लेंस पक्का है ना, होगा तो ये लेंस, क्योंकि भाई पोल अगर बोलता, वैसे तो किसी क्वेश्चन में बोला नहीं था, लेकिन जब पोल नहीं बोला है, पोल तो मिरर का होता है और ऑप्टिकल सेंटर किसका होता है, लेंस का। तो बच्चों लेंस में ये दो लेंस हो सकते हैं, या तो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, और या तो ये होगा आपका कौन सा, कॉनकेव लेंस होगा। सही है। अब इन्होंने क्या किया है बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड डिवाइस। चलो बच्चों पहले ना एक काम करता हूँ, मैं कॉन्वेक्स लेंस का बना के चेक कर लेता हूँ, है ना, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका, ये फोकस है बच्चों, और ये रहा आपका नेक्स्ट फोकस, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस। अच्छा, डिवाइस का जो सेंटर पॉइंट है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो यही ऑप्टिकल सेंटर पे आप डिवाइस को मानोगे, यहीं से आप सारी डिस्टेंस अज्यूम करोगे। तो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी बच्चों यहाँ कहीं। अच्छा, इन्फिनिटी से आती हुई रेस कैसी होती है बताइए, पैरेलल। तो पैरेलल आती हुई रेस का बच्चों इमेज जो होता था, याद करिए, कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ बनता था, फोकस पे, याद है ना। तो ये जो रेस आएंगी ऐसे कुछ कहीं से इन्फिनिटी से, तो इनका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऐसे फोकस पे। ये हाईली डिमिनिश्ड होगा बच्चों, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने आपसे मांगा क्या था कि भाई इमेज फॉर्म हो जाए कहाँ, इमेज फॉर्म हो जाए कैसी, डिमिनिश्ड। हाँ, तो डिमिनिश्ड तो है, बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए था बच्चों, बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए था। बताइए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज थोड़ी ना फॉर्म हुई है, इमेज तो कहाँ फॉर्म हो गई है, फोकस पे। और एक और गलती है इसमें, गलती ये है कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं है, तो इमेज आपके ऑब्जेक्ट वाले साइड पे नहीं बनी बच्चों, ये बिहाइंड द लेंस बनी हुई है, ऐसे, मतलब ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ बनी हुई है। बात समझे, क्योंकि आपका जो रेफरेंस पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में अगर हमारे को इमेज बनी होती मान लीजिए, तो हम बोलते भाई ऑब्जेक्ट भी इधर ही है और इमेज भी इधर ही है, यानी कि सेम साइड ऑफ द लेंस है, सेम साइड ऑफ द डिवाइस है, कौन कौन, ऑब्जेक्ट और इमेज। बट अभी तो ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट तो इधर है लेंस के लेफ्ट में और इमेज आपका राइट में बना है, तो कोई भी बच्चों यहाँ पर बात फुलफिल हो नहीं पा रही है। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर कॉनकेव लेंस की कहानी हम लोग बच्चों चेक करते हैं। अगर आपको याद हो तो कॉन्वेक्स लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये है आपकी क्या, प्रिंसिपल एक्सेस बच्चों, यहाँ कहीं होता था आपका क्या, और फोकस, ओके, और ये होता था आपका सेकेंड फोकस। ओके, याद आता है बच्चों आपको केस, इसमें हम ऑब्जेक्ट को अगर कहाँ पे रख दें, बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, तो डिवाइस का ये ऑप्टिकल सेंटर है और इन्फिनिटी यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी, तो याद होगा आपको बच्चों, हमने क्लास में आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रख के दिखाया था, हमने दिखाया था ये फोकस से थोड़ा सा पीछे, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर कहाँ, तो जवाब है कहीं पे भी रख दो आप, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि इस डिवाइस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी होना चाहिए। तो ये बच्चों अगर ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, ठीक है ना, तो इसकी आइए इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों इमेज, यहाँ पॉइंट ए से एक रे हम निकालेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सेस के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल एक्सेस के बच्चों पैरेलल होगी, वो रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहाँ से आते हुए नजर आती थी, फोकस से। याद करिए, ये ध्यान से करिए, ये कॉनकेव लेंस इसको ऐसा डाइवर्ज कर देता था, ऐसे फैला देता था, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो रे होती थी बच्चों, हम वो ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पे लेते थे, ये ऐसे, और ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाती हुई रे आपकी सीधी निकल जाती थी। अब यहाँ पे अगर हम अपनी आइज लगाएं, इसको, ये जो सेकंड रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, अगर हम इसको बैक ट्रेस करें तो यही मिल जाएगा स्ट्रेट, ऐसा ही। लेकिन ये जो पहले रे गई थी, कौन सी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई थी, जिसको इस कॉनकेव मिरर ने ऐसा डाइवर्स कर दिया था, इसको अगर हम बैक ट्रेस कर रहे हैं तो याद करिए बच्चों, यहाँ पे दोनों कट कर रही हैं, तो पॉइंट ए की इमेज कहाँ मिलेगी, यहाँ पर ए डैश पे, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो बी की इमेज कहाँ मिलेगी, यहाँ पर। तो ये हो गया ए डैश बी डैश। अब मुझे बच्चों देख के बताओ, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये देखिए इमेज कैसी हो गई, छोटी हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट है,
ठीक है, डिमिनिश्ड भी होगी बच्चों, छोटी होगी कि नहीं होगी बताइए, छोटी होगी। और जिस साइड देखिए ये आपका डिवाइस है, डिवाइस के लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कहाँ कहाँ, डिवाइस और इन्फिनिटी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट था। और बच्चों इमेज जो आपकी बनी है वो भी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनी है, मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा था लेंस के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट था तो लेंस के लेफ्ट में ही तो इमेज बनी हुई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस इज द करेक्ट आंसर। ओके, कर लीजिए। ऑप्शन डी, सॉरी पार्ट डी कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द इन्फिनिटी एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड एंड बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड इट। बच्चों देखिए बात समझिए, तो बहुत इजी केस लग रहा है। कैसे, बात समझो। एक तो इन्होंने बोल दिया, मुझे हिंट दे दिया है पोल, पोल का मतलब ये मिरर होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बताइए कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका इन्फिनिटी और डिवाइस के बीच में, ठीक है ना। तो मिरर तो होगा ये कॉनकेव, एक मिनट, हाँ देखो बच्चों इमेज इसकी कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बच्चों जब कॉनकेव में बनती थी तो वो तो बड़ी बनती थी, याद है, एंड लार्ज होती थी। और इनकी इमेज कैसी आ रही है बताइए, इनकी इमेज डिमिनिश्ड है, यानी कि कॉनकेव मिरर तो होगा नहीं, मेरे ख्याल से क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। आइए जरा बच्चों चेक करते हैं। और कॉन्वेक्स तो पक्का हो सकता है, ये कॉन्वेक्स के दो ही केस थे, एक बार ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते थे, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती थी। और एक बार हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे, इन्फिनिटी पे, तब भी इमेज कहाँ बनती थी, बिहाइंड द मिरर, फोकस पे बनती थी। तो देखते हैं, ये डिवाइस है बच्चों, डिवाइस हम कौन से पॉइंट पे अज्यूम करेंगे, पी पे, पोल पे, है ना भाई, डिवाइस का सेंटर पॉइंट यही है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ कहीं बच्चों इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में यहाँ पर कहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, ये ऐसे, ठीक। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। जरा बच्चों इमेज बना के देखते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर का बच्चों ये रहा आपका फोकस, और इतनी ही डिस्टेंस पे अगर हम यहाँ पे पॉइंट लें तो ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पॉइंट ए की बच्चों इमेज बनाने की कोशिश करिए। ए से निकलती हुई एक पैरेलल रे लीजिए, और ये पैरेलल रे जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, तो कहाँ से आते हुए नज़र आती है, फोकस से। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, फोकस का निशाना लेके ऐसे रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, क्योंकि इसको जब बैक ट्रेस करेंगे तो ये यहाँ से आती हुई नज़र आएगी। और दूसरा निशाना हम लगाते हैं किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो ये ऐसे देखिए, ये ऐसे, ठीक। तो ये यहाँ से मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस हो जाएगी इसी बात पे, कुछ इस तरीके से, ये ठीक। तो पॉइंट ए की इमेज यहाँ पे मिली आपको, ए डैश पे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी बच्चों, डिमिनिश्ड होगी, एंड बिहाइंड द मिरर होगी। और ध्यान से चेक करिए, पोल और फोकस के बीच में होगी। सारी कंडीशंस बच्चों सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर बच्चों इसका आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है, कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि वाई डज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्स्ड इन एनी मीडियम। बच्चों इसका मतलब समझिए, इमर्स्ड इन एनी मीडियम का मतलब समझिए बच्चों, बात समझिए। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास ग्लास स्लैब है, कुछ है नहीं, चलो मान लो ये मेरे पास ग्लास स्लैब है, पता है ग्लास स्लैब वाला केस पढ़ा है ना आपने, ये मेरे पास ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये ग्लास स्लैब इस टाइम कहाँ इमर्स्ड है बताओ, एयर में इमर्स्ड है बच्चों। अगर हम इसको उठा के पानी में डाल देंगे तो बोलेंगे पानी में इमर्स्ड है, वाटर में इमर्स्ड है। अब बात समझ गए। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम ग्लास स्लैब को हम एयर में इमर्स्ड मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो एयर ही तो होती है, पानी में रख के तो करते नहीं है। ऐसा नहीं कि पानी में रख के प्रैक्टिकल नहीं होता है, बट अभी ऐसा ज़्यादा कुछ आपको पढ़ाया नहीं गया है क्लास 10th में, है ना। तो अभी हमने क्या किया बच्चों, मान लीजिए कि इमर्स इन एनी मीडियम, तो ये जो एनी मीडियम है बच्चों, ये हमने एयर ले लिया। क्या ले लिया, लेट द, सबसे पहले हम अपनी कॉपी में लिखेंगे, मेरी बात पूरी सुनिएगा इस वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर भी डाल दूंगा, मैं डिक्टेट करूंगा क्या लिखना है, तो आप लिखोगे। मेन जो इसमें अब मेरे को बताना है वो बच्चों मैथमेटिक्स की हेल्प से कैसे इसको प्रूफ करेंगे जो इन्होंने पूछा है, वो मैं यहाँ पे मेन आपको बोर्ड में बताऊंगा। क्योंकि ग्लास स्लैब वाला केस तो सबने पढ़ा होगा, क्लास करके आइए प्लीज़, जिन्होंने नहीं कराया क्लास करिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। तो लेट द ग्लास स्लैब इज इमर्स्ड इन एयर। ओके, तो आइए बच्चों डायग्राम फटाफट बना लेते हैं। तो ये देखिए, सभी बच्चों को याद होगा, ये देखिए बच्चों, ये आपका क्या है, ग्लास स्लैब है। ओके बच्चों, ये एयर है, याद होगा आपको, यहाँ पर ये एयर और फिर ये ग्लास हो गया बच्चों, ठीक है। और फिर से आपके पास यहाँ पर एयर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा वाई डज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्स्ड इन एनी मीडियम पैरेलल टू इटसेल्फ एक्सप्लेन यूजिंग अ डायग्राम। कहना है कि ग्लास स्लैब पे बच्चों अगर कोई रे इंसिडेंट करेगी
तो जब वो दूसरे साइड से इमर्ज होती है, निकलती है, मतलब उसी मीडियम में, एयर से ग्लास में गई, फिर ग्लास से जब एयर में जाएगी तो पैरेलल क्यों हो जाती है? आता तो है ना सबको बनाना। अब क्यों हो जाती है इसको बच्चों हमने क्लास में भी नहीं किया हुआ है, यहाँ हम इसको मैथमेटिकली इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक इंसिडेंट रे ली। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमने एक इंसिडेंट रे ली। अब ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है, इसका ये सब तो लिख लोगे ना बच्चों आप लोग, ये क्या है? इंसिडेंट रे। बहुत ईजी है, जो क्लास में पढ़ाया है वही सब कुछ है, थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है बच्चों, इंसिडेंट रे पॉइंट ओ पे गिर रही है, इसको पॉइंट ओ क्या है आपका? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आप क्या ड्रॉ करते थे बताइए? नॉर्मल। तो यहाँ पे सभी बच्चे नॉर्मल ड्रॉ कर लें। ये इंटरफेस पे, ये जो है ये इंटरफेस है किसका? एयर और ग्लास का, ये इंटरफेस है। ठीक, यहाँ पे हमने इंटरफेस मतलब एक इमेजिनरी सरफेस जो दोनों मीडियम को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब ये नॉर्मल हो गई बच्चों, इसका नाम रख दो एन एन डैश। सपोज ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स, आई, एंगल आई क्या होगा बताइए? एंगल ऑफ क्या होगा? इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, इस रे को, ये जो रे है आपकी, इस रे को जाना कहाँ चाहिए था? स्ट्रेट जाना चाहिए था कि नहीं? ये इसको ऐसा जाना चाहिए था। देखिए ये इसका ओरिजिनल पाथ है बच्चों, आपको पता है। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, लेकिन आपको पता है क्या कि ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। ठीक है, तो रेयर मीडियम से कहाँ जा रही है रे? डेंसर मीडियम में। तो क्या हो जाएगा? ये जो रे है इंसिडेंट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बच्चों ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो गई। बताइए कोई दिक्कत है? ये थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, और जब बेंड हो गई तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इस टाइम बच्चों, ये वाला इंटरफेस देखिए, अब हम नाम लिख दे रहे हैं बच्चों यहाँ पर। सपोज ये ए बी इंटरफेस है। कौन सा इंटरफेस है? ए बी इंटरफेस। ये ए बी इंटरफेस है। ए बी इंटरफेस पे बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई रहा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों ये, इसको सपोज आपने कुछ भी मान लो बच्चों। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, ये वाला एंगल, इसी को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज इसको बच्चों हमने अभी आर बोल दिया। कितना बोल दिया? आर बोल दिया। ठीक है, नाउ अप्लाइंग व्हाट? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए बी इंटरफेस। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए बच्चों, यहां पर हमने क्या किया? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए बी इंटरफेस। बच्चों एट ए बी इंटरफेस आप खुद लिख लेना, एट ए बी इंटरफेस। हाँ भाई बताइए क्या होता था बच्चों? ध्यान से सुनिए, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। मोड़ने का काम कौन कर रहा है? सेकंड मीडियम, यानी कि ग्लास मोड़ने का काम कर रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालोगे बताओ? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो इस बात को आप लिखोगे कैसे बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे ही तो लिखेंगे। एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब मुझे बताइए बच्चों क्या होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर? कैसे निकालेंगे बताइए? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ व्हाट? इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही होता था, बताइए कि नहीं होता था? कोई डाउट है? हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से चेक करिए। एन जी ए यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद हो। नहीं याद है? हाँ भाई बेटा भूल गए हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। याद है ना ये चीज? यही तो लगा दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। जिन्होंने क्लास नहीं करी है प्लीज क्लास करिए, ये ऐसे नहीं बनेगा बच्चों, आपको फीलिंग नहीं आएगा। ये हो गया, ठीक है। अब इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, अब ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ठीक। अब इस इंटरफेस को आप नाम दे दीजिए, सपोज ये इंटरफेस CD है। ये क्या है? इंटरफेस CD। अब CD इंटरफेस पे बच्चों देखिए क्या होता है। CD इंटरफेस के लिए ये ग्लास है, ये एयर है, ग्लास है, ये एयर है। अब रे वापस से ग्लास से कहाँ जाने वाली है? एयर में जाने वाली है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट माना जाएगा और यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। अब जब ये आपने एक नया नॉर्मल ड्रॉ किया बच्चों, उसका नाम रख दीजिए, लेट अस से N डबल डैश और N ट्रिपल डैश। अरे नॉर्मल का नाम है भाई, कुछ भी रख दो, नॉर्मल का नाम मैंने N डबल डैश N ट्रिपल डैश ये नाम रख दिया, ठीक। अब ध्यान दें बच्चों, इतना तो सभी को पता है कि ये नॉर्मल है इस इंटरफेस पे और ये नॉर्मल है इस इंटरफेस पे। तो बच्चों एक बात बताइए, ये एंगल अगर R है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बताइए? R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? क्यों? क्योंकि बच्चों ऑल्टरनेट एंगल है, चेक कर लो, ये वाली नॉर्मल इसके पैरेलल है। क्यों पैरेलल है सर? अरे भाई ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का
ए बी पार्ट किसके पैरेलल था, सी डी के। अगर ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और ए बी पे एन एन डैश नॉर्मल है और सी डी पे अगर एन डबल डैश एन ट्रिपल डैश नॉर्मल है, तो क्या होगा, एन एन डैश और एन डबल डैश, ध्यान दें, एन एन डैश इज पैरेलल टू व्हाट, एन डबल डैश एन ट्रिपल डैश। ये वाली जो लाइन नॉर्मल आपको दिख रही है इसके पैरेलल है, तो ये अगर एंगल आर है तो ये भी एंगल आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। हाँ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां तक तो क्लियर होता है, ठीक है, यहां तक तो क्लियर होता है। अब ध्यान देंगे बच्चे, ये रे जानी कैसे चाहिए थी बताइए, स्ट्रेट जानी चाहिए थी कि नहीं जानी चाहिए थी बताइए। लेकिन क्या होगा, ये ग्लास से कहां जा रही है, एयर में जा रही है, तो डेंसर से ऑप्टिकली, डेंसर से कहां जा रही है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा बताइए, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी कि नहीं, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। कैसी हो गई, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी सी, तो ये हो गई बच्चों आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कोई डाउट है? और ये जो बाहर रे निकलती बच्चों, आप इसको एमरजेंट रे बोलते होंगे, अगर आपको याद हो, एमरजेंट रे, सही है। अब ये जो बच्चों ब्लैक वाला हमने दिखाया डॉट डॉट से, इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि ये इसका ओरिजिनल पाथ था और ये इससे थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल से अवे हो गई। अब ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला, बहुत ध्यान से सभी बच्चे फोकस करें, ये वाला जो एंगल है इसको हमने ई लिख दिया। क्या लिख दिया, ई लिख दिया, ठीक। ये एंगल क्या कहलाता है बताइए, एमरजेंट एंगल कहलाता है। अब देखिए बच्चों, मैं प्रूफ कर दूंगा, अभी मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, देखिएगा जरा, टू प्रूफ मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि I इज इक्वल्स टू ई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू, मैं किसके इक्वल प्रूफ कर दूंगा, एंगल ऑफ एमरजेंट के। अब अगर आप ध्यान से चेक करो बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर हम एंगल ऑफ एमरजेंट के इक्वल प्रूफ कर दें, तो ये वाली जो इंसिडेंट रे है और एमरजेंट रे क्या पैरेलल नहीं हो जाएंगी, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान से चेक करिए, ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो गया, आई अगर ई के इक्वल हो गया, ठीक है, तो आपका इंसिडेंट रे एमरजेंट रे के पैरेलल नहीं हो जाएगा बताइए, यानी कि जो इंसिडेंट रे का पाथ था वो एमरजेंट रे के पैरेलल हो गया, या जो एमरजेंट रे का पाथ था वो इंसिडेंट रे के पाथ के पैरेलल हो गया, ठीक है। अब ये किस तरीके से है, तो इसको बच्चों आप इस तरीके से थोड़ा सा देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम I को E के इक्वल प्रूफ कर दें, तो टू प्रूव दैट व्हाट, I इज इक्वल्स टू E, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था वो एंगल ऑफ एमरजेंट के इक्वल अगर प्रूफ कर दोगे ना, पक्का बता रहा हूं, ये एमरजेंट रे इसके पैरेलल हो जाएगी ज्योमेट्री से। तो वो सब आपको दिखाने की जरूरत नहीं, क्लियरली। क्यों सर, इसलिए भाई इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट कर रही थी, I, और इंसिडेंट रे ये देखिए बच्चों नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हुए बाहर जा रही है, E, और अगर I E के इक्वल हो जाए तो ये जो इंसिडेंट रे होगी एमरजेंट के पैरेलल नहीं हो जाएगी बताइए। और यही तो उन्होंने पूछा है क्या, कि भाई वाई डज द लाइट रे इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट जो लाइट होती है रे, ये एमरजेंट के पैरेलल क्यों होती है, ठीक है, क्यों होती है, ये तो चलिए भी हम आपको लिखवा भी देंगे, मैथमेटिकली बच्चों प्रूफ करवा रहे हैं। तो अब आपका टारगेट क्या है, I इज इक्वल्स टू ई प्रूफ करना। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, जैसे कि आपने बच्चों ए बी इंटरफेस पे, ये वाला जो ए बी इंटरफेस है, इस पे आपने स्नेल्स लॉ लगाया था, ऐसे ही आप अब कहाँ लगाएंगे बताइए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट कौन से इंटरफेस पे लगाएंगे बताइए, सी डी पे। तो CD पे बच्चों लगा दीजिए। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर CD इंटरफेस पे आप लगाएंगे, डायग्राम देखिए, ये रही आपकी इंसिडेंट रे बच्चों, इस बार भाई इस इंटरफेस के लिए यही तो इंसिडेंट है, हाँ, तो इस बार आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, एयर का, किसके एस्पेक्ट में, ग्लास के एस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि ये है मीडियम फर्स्ट और ये है मीडियम सेकेंड, ये मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकेंड है। जा आ कहाँ से रही है, ग्लास से, जा कहाँ रही है, एयर में, मोड़ेगा कौन, एयर, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ sorry, air with respect to glass is given by what, sine of angle of incident। बच्चों अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ध्यान से चेक करो, इस इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो साइन आर और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान चेक करिए बच्चों, साइन आर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल जो ई हमने दिखाया है, एमरजेंट एंगल, ठीक है, ये एमरजेंट एंगल अब कैसा बिहेव कर रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तरह, क्योंकि एमरजेंट जो रिफ्लेक्टेड रे होती है बच्चों, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है इंटरफेस CD के लिए, ओके। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वही क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन E आ जाएगा, सही है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए, हमने आपको क्या बताया था, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है बच्चों। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, LHS को LHS से मल्टीप्लाई करिए, RHS को RHS से, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 कर रहे हैं, तो LHS को LHS से करो, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू RHS को RHS से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R इनटू
साइन आर अपॉन साइन ई। ओके बच्चों, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया। और ध्यान से चेक करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान चेक करो, इसको इधर भेज दो भैया, इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर भी जिनको नहीं समझ में आई तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर की जगह 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू ग्लास 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास रखोगे तो कट जाएगा, तब भी 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट में आ गया 1 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर नहीं साइन ई। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन ई, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय साइन ई बोथ साइड। ठीक है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, साइन ई से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया और साइन ई से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया। इससे क्या फ़ायदा है, ये साइन ई कैंसिल, साइन ई इंटू 1 साइन ई होता है इज इक्वल्स टू साइन आई हो गया। स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, अगर आई एंगल और ई एंगल का साइन फंक्शन सेम है, चेक करो पढ़ाया गया था आपको क्या ट्रिग्नोमेट्री में, अगर साइन थीटा साइन 30 के इक्वल दिया है बच्चों तो थीटा पक्का किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के ही तो इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये साइन थीटा अगर इस साइन थीटा के इक्वल है तो दोनों के थीटा इनके दोनों के एंगल इक्वल होंगे, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि ई इज इक्वल्स टू आई। इसका मतलब बच्चों एमर्जेंट एंगल किसके इक्वल हो गया, इंसिडेंट एंगल के, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज, हाँ मेरे पास जगह ही नहीं है बच्चों, मैं कहाँ लिखूँ, दिस इंप्लाइज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू व्हाट, एमर्जेंट रे। ठीक है, तो बच्चों यही तो उन्होंने पूछा था कि इंसिडेंट रे एमर्जेंट रे के पैरेलल क्यों होती है, और ये होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो वो सब जो हमने क्लास में आपको बताया था वो आप देख लीजिएगा। ये देखिए इंसिडेंट रे का पाथ है और ये एमर्जेंट का, दोनों आपस में पैरेलल है। प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया, ये मैथमेटिकली बच्चों हमने प्रूफ किया। सभी बच्चे इतना कॉपी कर लेंगे, पहले सभी बच्चे इतना कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब इन्होंने वाई पूछा था, तो इस वाई का जवाब बच्चों एक तो हमने मैथ्स की हेल्प से दिया, मैथमेटिकल टूल लगाया है यहाँ पर, और दूसरा जवाब हम दे रहे हैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बच्चों लिखवा दे रहे हैं हम थोड़ी सी। ठीक है, जिनको लिखना हो लिख लें, और जिनको देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिख के सारा डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, या मेरे लिए मुश्किल है शायद डालना, तो आप लिख लीजिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन रेयरर मीडियम, when a ray of light enters from one rarer medium, ब्रैकेट में लिखिए say air, मतलब एयर से, रेयर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर में मतलब ग्लास में। when a ray of light enters from a rarer medium, say air को ब्रैकेट में लिखिए, say air को ब्रैकेट में लिखिए, say air to another denser medium, say air to another denser medium, और डेंसर मीडियम के बाद बच्चों आप लोग, डेंसर मीडियम क्या है यहाँ पे, ग्लास, तो say ग्लास। ठीक है, कॉमा इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, फुल स्टॉप। when the same ray of light exists from the second medium, when the same ray of light exists from the second medium to the first medium, from the second medium to the first medium, ये फर्स्ट मीडियम था, ये सेकंड था और ये फर्स्ट था भाई, एयर और ये ग्लास, फर्स्ट सेकंड और वापस से फर्स्ट में। ठीक है, तो व्हेन द सेम रे ऑफ लाइट एग्जिस्ट फ्रॉम सेकंड मीडियम इनटू द फर्स्ट मीडियम, कॉमा इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फुल स्टॉप। इन दिस केस कॉमा, इन दिस केस कॉमा, अब आगे लिखने से पहले सुन लो, जितना ये वन मीडियम से 2 में जाने पर जितना टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई थी, उतना ही 2 से 1 जाने में अवे द नॉर्मल होगी। ठीक है, तो इसलिए हम आपको आगे लिखवाते हैं, इन दिस केस द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, मतलब कितनी हद तक वो बेंड हो रहा है, इन दिस केस द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे एट ऑपोजिट पैरेलल, एट ऑपोजिट पैरेलल इज सेम, एट ऑपोजिट पैरेलल इज सेम मीन्स व्हाट, ये इसके ऑपोजिट ये वाला पैरेलल, एट ऑपोजिट पैरेलल मतलब कौन कौन ऑपोजिट पैरेलल हैं, एयर ग्लास एंड ग्लास एयर इंटरफेस, ब्रैकेट में लिख भी सकते हो आप। ऑपोजिट पैरेलल हम किसको बोल रहे हैं, एयर ग्लास इंटरफेस एंड ग्लास एयर इंटरफेस। ओके, इज सेम, इन दिस केस द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे एट ऑपोजिट पैरेलल्स, ब्रैकेट में लिखिए एयर ग्लास इंटरफेस एंड ग्लास इंटरफेस एंड एयर ग्लास इंटरफेस एंड ग्लास एयर इंटरफेस, फिर ब्रैकेट क्लोज, इज सेम। ड्यू टू दिस द एमर्जेंट ray is parallel to the incident ray, due to this the emergent ray is parallel to the incident ray, और इस तरीके से मैथमेटिकल टूल लगा के आप इसको प्रूफ कर देंगे मैथमेटिकली। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो बच्चों ये हो गए काफ़ी क्वेश्चंस आज हमारे 21 तक। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते थे कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, ठीक है। और मैंने कई बार बोला है बच्चों पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ना लगाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।